दोस्तों नमस्कार। सदन में अगर कोई एमएलए या एमपी व्यवधान डालता है या अपशब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या ये कहीं परिभाषित है? अभी तक तो नहीं है। तो फिर ये निर्णय कैसे होता है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो व्याख्या दी और साथ में जो गाइडलाइंस जारी करी, आज हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है आपसे कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर करिए और हमें सपोर्ट भी करिए ताकि हम लगातार आपके लिए अच्छे विश्लेषण के साथ वीडियोस लाते रहें। दोस्तों, बात आ रही है भारत के संविधान की मर्यादा को लेकर। भारत के संविधान में एक मर्यादा है कि अगर कोर्ट में कोई कार्रवाई होती है तो संसद या विधानसभा उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ अगर संसद में या सदन में कोई कार्रवाई होती है तो कोर्ट्स उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये बहुत क्लियरली सेपरेशन ऑफ पावर और साथ ही साथ जो प्रिविलेजेस हैं उनका अधिकार क्षेत्र है। इसीलिए आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एमएलसी, जो बिहार के एमएलसी जिसकी चर्चा मैं करने वाला हूं, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक एमएलए ने चीफ मिनिस्टर के साथ बदसलूकी करी या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मुद्दा गरमाया, एक एथिक्स कमेटी तक ये मुद्दा गया। मुद्दे में ये कहा गया उसके एनालिसिस के बाद कि भाई इस जो एमएलसी है इसको विधानसभा से निष्कासित कर देना चाहिए, इनको यहाँ पे आने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो एथिक्स कमेटी थी उसका ये मानना था। उस आधार पर स्पीकर महोदय ने निर्णय लिया और इनको सदन से निलंबित कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि निलंबन से क्या मिलेगा? क्या ये संवैधानिक मर्यादा के अनुसार है? कई मुद्दे हैं, कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, इस पे आज की चर्चा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसको हमें समझना होगा। सबसे पहले ये जो मुद्दा है डॉक्टर सुनील कुमार सिंह वर्सेस बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये रिस्पोंडेंट है। सबसे पहला मुद्दा तो यही था कि क्या कोर्ट जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनके दी हुई सजा के हिसाब से चलेगा या उसमें इंटरफियर करेगा, मुद्दा ये था। तो कोर्ट ने एक बात तो बहुत क्लियर कर दी, अगर आप ध्यान से देखें यहां पे उन्होंने ये कह दिया कि देयर इज नो एब्सोल्यूट बार ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स टू एग्जामिन द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द पनिशमेंट। अब किस काम की कितनी सजा है ये तो तय होगा, क्योंकि न्याय तो यही कहता है कि जितना बड़ा गुनाह उतनी ज्यादा सजा, और अगर छोटा सा अपराध है तो समझा के डांट के माफीनामे के बाद भी माफ कर दिया जाता है। तो कई मुद्दे हैं, एक चीज नहीं हो सकती। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कोर्ट मस्ट ऑल्सो एंश्योर दैट जस्टिस अलाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सोसाइटल नॉर्म्स। आप संविधान का भी उल्लंघन नहीं कर सकते और समाज में भी गलत बात नहीं जानी चाहिए कि हम लोग गलत लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, क्योंकि समाज भी नहीं चाहता गलत लोग आगे जाए। और साथ ही साथ इंटीग्रिटी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो भी पूरी हो जाए, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जब ये सब बातें कोर्ट के सामने थी तो कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या निर्णय लिया, ये भी इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। कोर्ट ने ये कहा कि आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये इनहेरेंटली कॉम्प्लेक्स है और कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। किस हालात में, किन परिस्थितियों में इस तरह का व्यवहार किया गया, क्या दोनों तरफ से ऐसा हो रहा था, एक था, अचानक आदमी ने उठ के कुछ उल्टी सीधी बात कर दी, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि उसके बगैर, जैसा कोर्ट में कहा जाता है कि मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, आप किसी को मौत की सजा देते हो, किसी को आप आजीवन कारावास देते हो, किसी को आप 5 साल 7 साल, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी, और कभी कभी माफ भी कर दिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी आप पनिशमेंट को निर्धारित करते हो। इसीलिए कोर्ट का यह कहना था कि वन साइज फिट्स ऑल डेफिनेशन इज इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि उन्होंने सदन में बदतमीजी करी, इसलिए निष्कासित हुआ। अब जो भी बदतमीजी करेगा, सदन को डिस्टर्ब करेगा, आप सबको निष्कासित करते रहेंगे, क्या ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए उनका यह कहना था कि जो प्रोपोर्शनलिटी एस्पेक्ट है उसको समझना होगा, एंड कोर्ट्स मस्ट एक्सरसाइज डिस्क्रिशन इन प्रूडेंट एंड जुडिशियस मैनर। आपको जिसे कहते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ माइंड,
वो करना होगा कि किस हालात में क्या सजा दी जाए। अब इस पे कोई मानदंड तो था नहीं, इस पे कोई ऐसी कोई गाइडलाइंस भी नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलिए हम ही बना देते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि हम कुछ गाइडलाइंस बना रहे हैं फॉर कोर्ट्स टू कंसिडर व्हाइल स्क्रूटनाइजिंग द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ एक्शन टेकन बाय द हाउस अगेंस्ट इट्स मेंबर। अब संसद या सदन के अंदर किसी तरह की हरकत हुई और उसके कारण उसको निलंबित कर दिया गया। अब कोर्ट्स में अगर ये मुद्दा जाता है, एमएलए, एमएलसी, एमपी कोर्ट में मुद्दा लेके जाते हैं, तब क्या होगा? यही बात राहुल गांधी साहब के टाइम पे आई थी। इसी तरह से जो प्रिविलेजेस है उसका दुरुपयोग केजरीवाल ने भी किया था, जब प्रधानमंत्री के ऊपर दुनिया भर के आक्षेप लगाए थे सदन में खड़े होके। जब सदन के बाहर उनसे ये पूछा गया कि आपने जो सदन में कहा आप उसको दोहराएंगे, तो उन्होंने कहा जो सदन में मैंने कहा वो टेप चला दो। मतलब उनको इस बात का पता था कि मैं जो सदन में कहूंगा मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन अगर मैं बाहर बोलूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। केजरीवाल इस बात को जानते थे, इसीलिए उनको सदन में रहना बहुत जरूरी है। जब से वो सदन से निष्कासित हुए हैं, आपने देखा होगा आजकल वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिससे उनके ऊपर मानहानि के मुकदमे हो। तो ये बात एमएलए, एमपी सब समझते हैं कि उनकी मर्यादाएं कहाँ हैं, लेकिन फिर भी वो लांघते हैं। इसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिसको समझना चाहिए वो ये कि जो हमने गाइडलाइंस दी हैं, हम कुछ आपको गाइडिंग प्रिंसिपल्स दे रहे हैं, बट दे आर नॉट एग्जॉस्टिव। आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन इन बातों को आपको कंसिडर करना होगा। एज कंसिडरेशन विल इनएविटेबली वेरी फ्रॉम केस टू केस। अब ये मुकदमे के हिसाब से बदलता रहेगा, केस टू केस बदलता रहेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस क्या दी, अब हम जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला मुद्दा जो अक्सर होता है कि हम देखते हैं विधानसभा में, संसद में डिसरप्शन होता रहता है, ऑब्स्ट्रक्शंस होते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितना था। क्या उससे पूरा संसद रुका, कार्रवाई रुकी, नुकसान हुआ, या ये एकमात्र आदमी था जिसने थोड़ा सा शोर मचाया और फिर बैठ गया या बाहर चला गया? हुआ क्या? इनके इंटरफियरेंस से कितनी बड़ी समस्या हुई, ये हमें समझना होगा। दूसरा, whether behavior of member has brought disrepute to the dignity of the entire house। अगर एक व्यक्ति को या एक एमएलए को या एक मंत्री को उन्होंने अपशब्द कहे, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया या ऐसी हरकत करी जिससे पूरा सदन की गरिमा खराब होती हो, क्या ऐसी स्थिति थी? इसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो व्यक्ति है जो बार बार इस तरह का हंगामा कर रहा है, इसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है या किसी खास परिस्थिति में इसने रिएक्ट किया या एकमात्र ऐसा इंसिडेंस था? क्या था? कौन है ये व्यक्ति? इसका बिहेवियर कैसा रहा है? ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इसको भी देखना पड़ेगा। इसके बाद सब्सिक्वेंट कंडक्ट ऑफ एरिंग मेंबर्स सच एज एक्सप्रेसिंग रिमोर्स, कोऑपरेटिंग विद द इंस्टीट्यूशनल स्क्रूटनी मैकेनिज्म। अब गलती हो गई, मान लिया उन्होंने गलत काम कर दिया, लेकिन गलत काम करने के बाद कहते मैं माफी नहीं मांगता। जैसा हमने देखा, राहुल गांधी साहब ने बोला मैं माफी नहीं मांगता, केजरीवाल ने भी बोला मैं माफी नहीं मांगता। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने गलती करी और आपने माफी मांगी, इसका मतलब आपको पश्चाताप है, आपके ऊपर सजा कम होगी या वार्निंग भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप हरकत करने के बाद माफी ना मांगे, कहें आपको जो करना है आप कर लो, तो फिर कार्रवाई अलग ढंग से भी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर इन्वेस्टिगेशन है और उसमें अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा? सवाल इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा सजा देने से पहले। इसके अलावा एक जो बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि जो आप सजा दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्या उससे कोई कम सजा आ सकती है, मिल सकती है, जिससे उसका बिहेवियर सुधर जाए मेंबर का? आपका सजा देने का पर्पज क्या है? सुधार। क्या ऐसी और कोई सजा है जो इससे कम रिस्ट्रिक्टिव हो और मेंबर सुधर जाए? क्या आप उनको निष्कासित की जगह कार सेवा के लिए भेज सकते हैं कि हम आपको निष्कासित नहीं कर रहे, लेकिन आप 7 दिन गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, कहीं और जगह जाइए और कार सेवा करिए, जनता के जूते साफ करिए, बर्तन साफ करिए, किचन में काम करिए, किसी जगह पढ़ा के आइए, डिपेंडिंग अपॉन। आप किसी और रूप में भी उसको सजा दे सकते हैं क्या? क्या ऐसा कोई प्रावधान है? इसके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि जो नया कानून आया है, भारत दंड संहिता जो नई आई है, उसमें सोशल सर्विस का भी प्रोविजन है। हर बार जेल भेजना जरूरी नहीं है।
क्योंकि एक बात आपको माननी होगी दोस्तों, नेम एंड शेम ये बहुत बड़ा बदलाव लाता है। जब पता है कि मैं बाहर जाऊंगा बदनामी होगी तो लोग सुधर जाते हैं। अब जो बिल्कुल ही ढीठ है, नहीं सुधरना चाहते, हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसके लिए फिर सख्त प्रावधान होंगे और ये प्रोविजन इस गाइडलाइन में भी किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कही गई कि जिस व्यक्ति ने मतलब कि अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, ये भी जानने का प्रयास करिए कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया क्या वो जानबूझ के गलत शब्द थे या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहां की आम भाषा में भी होता है। क्योंकि लैंग्वेज के कारण वोकेबलरी बदल जाती है, कल्चर के कारण वोकेबलरी बदल जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो वहां आम भाषा का शब्द हो और संसद में इस्तेमाल कर लिया हो, बहुतों को आपत्ति हो, लेकिन वो एक्चुअली उनका इंटेंशन वो नहीं था। जैसा कहा जाता है लॉ के अंदर मेंसरिया कि आपका जो सोच है कहीं वहां से तो प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नीयत तो खराब नहीं थी। अगर नीयत खराब नहीं है, सिर्फ शब्दों का चयन गलत है तो एक अलग बात है, लेकिन आपकी नीयत खराब है, आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, शब्दों का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं, तो सजा अलग हो सकती है। इसीलिए उस व्यक्ति का जो लोकल डायलेक्ट है, उसका जो कल्चरल सिस्टम है, उसको भी समझना जरूरी है। इस बात को भी हमें मानना होगा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक और गाइडलाइन दी, उसमें उन्होंने ये कहा कि मेजर अडॉप्टेड इज सुटेबल फर्दरिंग द डिजायर्ड पर्पस। अब आपने उनको सजा क्यों दी? कि वो सुधर जाए। क्या इस तरह की सजा देने से सुधार आया? क्या बाकी मेंबर सुधरेंगे? क्योंकि अगर आप बार बार निष्कासित कर रहे हैं और उससे उनको मीडिया पब्लिसिटी मिल रही है तो उनके लिए अच्छा है, लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो कम रिस्ट्रिक्टिव हो लेकिन सुधार लाए? अब मुझे लगता है कि अपने जो स्पीकर महोदय हैं विधानसभा और अपने संसद के, उनको समझना होगा कि क्या ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए। हो सकता है कि एक ऑल पार्टी मीटिंग बुला के इस पे चर्चा की जाए और एक कुछ नए प्रावधानों का प्रोविजनिंग की जाए कि अगर छोटी सजा है, इस तरह की हरकतें हैं, तो क्या हम और कोई सजा दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग होगा आगे आने वाले दिनों में क्या संसद या और विधानसभाएं इस पे चर्चा करती हैं। इसके अलावा एक और जो चीज उन्होंने कही कि जब हम ये काम कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो हमें बैलेंसिंग एक्ट है, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी का भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि जो इलेक्टोरेट है, जिन्होंने चुन के भेजा है, अब वो बात सही है कि उन्होंने जिस मेंबर को भेजा उसने मर्यादा के अनुसार काम नहीं किया, लेकिन आप उसको हटा भी नहीं सकते क्योंकि रिकॉल का ऑप्शन तो भारत के संविधान में है नहीं। अब 5 साल आपको झेलना पड़ेगा। तो 5 साल अगर आप उसको निष्कासित रखेंगे तो उस विधानसभा क्षेत्र का या जो भी एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका क्या होगा, उनके लोगों की बात कौन उठाएगा। तो इसीलिए कोर्ट का ये कहना है कि हमें उसको भी बैलेंस करना होगा। राहुल गांधी जी के टाइम पे भी यही आया था कि आपने उनको निष्कासित कर दिया तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सवाल कौन उठाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था जब उनकी बहाली हुई। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं, मुझे लगता है लॉजिकल है। आपको क्या लगता है, और कोई गाइडलाइन इसमें ऐड की जा सकती है? अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि अगर इस तरह के सुझाव आएंगे जनता की तरफ से तो पॉलिटिकल सिस्टम पे दबाव पड़ेगा, कोर्ट्स पे दबाव पड़ेगा, और शायद हम जो अराजकता हो जाती है कभी कभी विधानसभा में, लोकसभा में, बाकी जगह पे, हम अगर उसको कंट्रोल कर पाए तो देश के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो क्या जनता दबाव डाल सकती है? आप लोग दबाव डाल सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम पे? बिल्कुल डाल सकते हैं। सोशल मीडिया का यही फायदा है कि आप अपने विचार खुल के रखिए, जो गलत कर रहे हैं उनको सुधरने का मौका दीजिए, और अगर वो नहीं सुधरते हैं तो फिर कोर्ट और विधानसभा के जो स्पीकर महोदय हैं या जो लोकसभा के स्पीकर हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वो अपने हिसाब से फिर कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, इसलिए मैं आप तक लेके आया। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह के मुद्दों पर चर्चा भी करिए। और इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे आने वाले दिनों में मैं चर्चा करता रहूंगा आपके साथ। आप हमें सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। फिलहाल वंदे मातरम।